अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को और हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। तो ये इसका सेट नंबर 73 है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं शेयर कर दिए गए हैं। उन सब के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस सेट का पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस सवाल में आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको कंसिडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट है थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड इन फ्रॉग। जो मेंढक होते हैं उसके अंदर भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रीट किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और थर्ड है कि इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी से है और आगे के काफी सवाल जो है आपको एनसीईआरटी से भी मिलेंगे। बताएं, फ्रॉग्स के अंदर थायरॉक्सिन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और इंसुलिन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सिर्फ ए इनकरेक्ट है, सिर्फ सी बी ए और बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है या सी इनकरेक्ट है? बताएं। तो देखिए, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि किसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है? जो शुगर के कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, राइट। तो हम जानते हैं कि इंसुलिन जो है पैराथायराइड हार्मोन जो ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है। ओके, तो एक और मेरा, तो ये जो है सी तो पक्का से गलत है। तो सी कहां पर है? सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी इज इनकरेक्ट। अगर ये तरीका उन लोग के लिए था जिनको मान लीजिए कि तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब पता नहीं है। अगर आपको तीनों स्टेटमेंट का मतलब नहीं, अगर आपको तीनों स्टेटमेंट्स नहीं मालूम है तो आप जो है उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सी इनकरेक्ट है। अगर आप बात करेंगे कि ग्रोथ फ्रॉग के अंदर क्या कर रहा है, फ्रॉग के अंदर भी क्या रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन? यस। मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनिमल जो है एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग एंड इन्वॉल्व्स ए कॉन्स्पीशियस एंड रिलेटिवली एब्रप्ट चेंज इन एनिमल्स बॉडी। मेटामॉर्फिज्म, आपको पूरी तरीके से आप बदल गए। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जिसका जन्म हुआ है जिस शेप में, वो अपनी शेप से पूरी ही तरह से बदल गया है, उसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, फ्रॉग के एग्स होंगे पहले, फिर अर्ली टेडपोल शेप में रहेगा वो, फिर लेट टेडपोल शेप में रहेगा और फिर अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ओके, तो ये जो चेंजेस होते हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है अलग अलग सेल्स में, तो ये जो चेंजेस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन से, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो फ्रॉग के अंदर देखिए, अगर आपको ये कुछ याद होगा, आपको पता होगा, जब हम बहुत पुराने टाइम में, लाइक हमारे टाइम में, तो मेरी क्लास के टाइम में तो हम लोग जो होते हैं रैट्स को डाइसेक्ट किया करते थे, लेकिन उससे पहले फ्रॉग भी डाइसेक्ट किए जाते थे। ओके, तो फ्रॉग को इसलिए डाइसेक्ट किया जाता था क्योंकि फ्रॉग का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत मिलता जुलता है ह्यूमन बींग से। सिमिलरली बाद में रैट पे शिफ्ट हुए, जिसको हम गिनी पिग कहते हैं, व्हाइट कलर के जो रैट्स होते हैं, गिनी पिग पे इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि उसका जो चूहे का स्ट्रक्चर है अंदर का इंटरनल, वो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है। इसीलिए हमको क्लास 12 में डाइसेक्शन के टाइम पर ये दिखाया गया था। अब आप देख लीजिए आपकी बायोलॉजी क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है आपको। तो फ्रॉग को भी स्टडी किया जाता था बहुत पहले। तो फ्रॉग को इसीलिए स्टडी किया जाता था क्योंकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन से मिलते जुलते हैं। तो थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है, द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, जो आयोडीन प्रेजेंट है वाटर में, उससे थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है फ्रॉग। और इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, तो जो टैडपोल्स होंगे वो अडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। ओके, ये बात आपको इस चार्ट से सीखने को मिलती है, इस पीडीएफ से। क्या आपने समझा? जो मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें शेप ऑफ द एनिमल इंटायरली चेंज हो जाता है, उसका कारण होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे रिलीज होता है? हमारी थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए हम जानते हैं आयोडीन की मात्रा जो है सफिशिएंट चाहिए। अगर ऐसा पानी है, ऐसा तालाब है जिसके अंदर पानी में आयोडीन की कमी है, तो जो फ्रॉग होंगे वो अडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे, टेडपोल से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे अडल्ट फ्रॉग में। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट था, पिट्यूटरी जो होती है हमारी सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। तो ये बिल्कुल सही बात थी, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है।
इवन थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन, तो सब अपने अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया था। थर्ड है इंसुलिन दिया हुआ था, इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ना कि किससे सिक्रीट हो रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता, पैनक्रियाज जो है उसको सिक्रीट करते हैं, राइट। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो पैनक्रियाज होंगे वो सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन हार्मोन, और साथ में क्या पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहे हैं, वो अपना जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना। तो इससे क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्राइमरी द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पा रहे हैं तो उसे टाइप 1 डायबिटीज कहता है। देखिए 2 तरीके की डायबिटीज होती है, मैंने आपको पढ़ाया था 1 एंड 2। तो 1 कौन सी होती है, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होगी इंसुलिन के वजह से, जो कि पैनक्रियाज के अंदर अगर डिफेक्ट है तो उससे होगा, इंसुलिन सिक्रीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज कैसी होती थी, याद करिए, दिस इज योर होमवर्क, ओके। तो ये सवाल में आप समझ गए, स्टेटमेंट नंबर सी जो था वो रॉन्ग था, ओके। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये जो सवाल है पिक किया गया है आपकी जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन से। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है और साथ में ये एनसीईआरटी में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है, राइट। तो इसमें आपसे कुछ विजुअली चैलेंज जो लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो टैक्चुअल एड्स का मतलब है यूजिंग द सेंस ऑफ टच, पहला स्टेटमेंट कहता है। ऑब्वियसली जो ब्रेल जो होती है उनकी, उसको वो टच करके देखते हैं और फिर पढ़ते हैं, तो टैक्चुअल एड्स का मतलब है यूजिंग द सेंस ऑफ टच। सेकेंड था लुई ब्रेल जो है उन्होंने डेवलप किया था ये लोग जो सिस्टम है ब्रेल रीड करने वाला 1821 में, ये स्टेटमेंट। थर्ड है लाल अडवाणी जो है रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को, तो लाल अडवाणी जो है उन्होंने इसको यूनेस्को में प्रॉब्लम्स को जो है रिप्रेजेंट किया था। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से पूछा जा रहा है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। लुई ब्रेल जो है उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था जिससे कि विजुअली चैलेंज लोग हैं वो भी पढ़ पाएंगे, टैक्चुअल सेंस से जो हम उसको लुई ब्रेल्स को पढ़ लेते हैं। और तीसरा है लाल अडवाणी ने यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया था इंडिया के प्रॉब्लम्स को। तो बताएं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक थॉट देना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप एक बार सोच के देखिएगा, ये वाला जो मीडियम है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन को पूरा रीड भी करती हूँ आपके लिए, तो आप जो है प्रिपरेशन कर पाते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं जो सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं उसको और सिर्फ सुन रहे हैं। अगर मैं विजुअली चैलेंज लोगों की बात करती हूँ, अगर वो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बार सोच के देखिएगा, जो विजुअली चैलेंज या डिफरेंटली एबल किसी भी और तरीके से जो लोग होते हैं उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब उनको पढ़ाई भी करनी है, अपनी बेसिक चीजें करने के लिए कितने चैलेंजेस फेस करते हैं और पढ़ाई करने के लिए। तो आप जरा सोचिएगा, जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन लोगों का कट ऑफ कम जा रहा है, तो आपको ये फूड ऑफ थॉट है आपके लिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कट ऑफ पढ़ेंगे कैसे, आप कैसे पढ़ पाएंगे, आप अपनी नॉर्मल चीजों को भी नहीं पढ़ पाएंगे ना जब तक ब्रेल में वो नहीं लिखा गया है। सो दिस इज अ फूड फॉर थॉट, आप लोग सोचिएगा जरूर इस बारे में किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले। इसका जो जवाब है वो है ऑल द अबव। तो जो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे ठीक है। जो टैक्चुअल एड्स होते हैं उससे सेंस ऑफ टच से हम लोग मतलब पढ़ सकते हैं। वो जो अगर आप देखेंगे डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं उनकी जो ब्रेल को अगर आपने देखा है तो उस पर उभरे हुए होते हैं सारे अक्षर, वो लोग उसको टच करते हैं और पढ़ पाते हैं। लुई ब्रेल जो है फ्रेंच एजुकेटर है, उन्होंने ये सिस्टम को बनाया था, उन्हीं के नाम से इसका सिस्टम का नाम है ब्रेल, और अभी तक बिना किसी चेंज फॉर्म में ऐसे ही यूज होता है। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जो लाल हैं, लाल अडवाणी जो हैं, उनको हेलन केलर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, डॉइन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड इन इंडिया। So he is less known because of his modesty and humility. He was the founder of director of National Institute for Visually Handicapped. देहरादून में ये इंस्टीट्यूट है, ये उसके डायरेक्टर और फाउंडर भी रहे हैं। इन्होंने इंडिया के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया था। तो ये एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, एनसीईआरटी में ये बात डिस्कस की गई थी। ओके, आप बाकी का ये पीडीएफ से जरूर रीड कर लीजिए। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज इनकरेक्ट। दोनों के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, राइट। तो ध्यान से पढ़िएगा सारे स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन एज इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड मॉइस्चर इन द एयर। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था ये सारी की सारी बातें। तो बताएं क्या सोडियम वो मेटल है जिसको हम कैरोसिन के बीच में स्टोर करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, एयर के कांटेक्ट में भी ना आए।
दूसरा स्टेटमेंट, फॉस्फोरस जो है इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल बिकॉज ऑफ विच इट इज स्टोर्ड इनसाइड वाटर। ये इस तरीके का स्टेटमेंट भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। मेटल्स जो होते हैं ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और फोर्थ है, मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स देने के लिए मेटल्स का यूज होता है। अब बताएं कौन बताएगा इस स्टेटमेंट का सही जवाब, कौन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा और राइटली अटेम्प्ट करेगा, बताएं। सारा का सारा छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी से, ये 8-9 क्लास की एनसीईआरटी से है ये सवाल। बताएं, इसको अटेम्प्ट करिए और राइटली अटेम्प्ट करके बताइए मुझे जरा। रॉन्गली भी अटेम्प्ट करिए इसको अटेम्प्ट। सोडियम मेटल को हम कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस जो है रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम उसको पानी के अंदर स्टोर करते हैं। मेटल का रिएक्शन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और अलग अलग तरीके के मेटल्स जो है यूज किए जाते हैं क्रैकर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसे? अब आप बोलेंगे आपने तो पढ़ा है, तो आप देखिए भाइयों और बहनों, जरूर देखिए, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये लिखा हुआ है। ओके, यहीं पे कैच है। तो फॉस्फोरस क्या है? सोडियम जो है, फॉस्फोरस इज अ रिएक्टिव नॉन मेटल है, ना कि मेटल। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है, आप अपनी स्टेटमेंट में पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ी सी ट्वीक हो सकती है स्टेटमेंट। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सेप्शनल स्टेटमेंट है। फॉस्फोरस को हम स्टोर करते हैं पानी के अंदर, नहीं तो उसमें आग लग जाएगी, राइट। बट फॉस्फोरस क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, वही कैच था। ठीक है, ये नॉन मेटल है, वो वहां पे मेटल लिखा है। सोडियम जो होता है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसे हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं। मेटल जो है, बाकी के सारे स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं। सो आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके के सवाल ही होते हैं आपके एग्जाम में, जो आपको की सिली मिस्टेक्स की वजह से आप गलत कर देते हैं, राइट। तो आप जो है ये इस तरीके के सवाल पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, नॉन मेटल का यूज और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो नॉन मेटल का यूज जो है फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन। पर्पल कलर सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन का, वो उसको यूज करते हैं आप। क्रैकर्स, मिनरल्स, इन सब में आपको यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा क्रैकर्स में यूज होता है ये देखिए, यहाँ पे इस चार्ट दिया गया, आप इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। बेरियम जो होता है उससे ग्रीन आता है, स्ट्रॉन्शियम जो होता है उससे डीप रेड आता है, कॉपर से ब्लू आता है और सोडियम से येलो कलर आता है। तो क्लास 8 एनसीईआरटी का सवाल है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, पहली स्टेटमेंट दी गई है, वायरस कैन ऑल्सो रीप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल एंड द बॉडी ऑफ द होस्ट। वायरस जो है बॉडी के बाहर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पहली स्टेटमेंट। आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो गलत है बिल्कुल। ये तो आप जानते हैं वायरस तो किसी को की ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है। बैक्टीरियाज आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। थर्ड, प्रोटोजोआज आर स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और रस्ट ऑफ द व्हीट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बताएं इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सारी की सारी स्टेटमेंट हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में डिस्कस की हुई है, बताएं, एनसीईआरटी में दी गई है सारी। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है, एकदम आसान है। बाकी तीनों में से बताओ कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया जो होते हैं नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, ये भी नहीं है। बैक्टीरिया से तो हम मेडिसिन बनाते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट यूज्ड इन, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। बताएं, रस्ट ऑफ द व्हीट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआज आर स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सी इसमें से करेक्ट है? तो अब आप समझ गए होंगे प्रोटोजोआज जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट आप ये सोचते हैं, आप वायरस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। वायरस को हम नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की एंटिटी मानते हैं, मतलब ना तो वो जिंदा है ना तो वो मरे हुए हैं। मतलब अगर आप, वो जिंदा तभी हो जाते हैं जब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो तभी वो उसी का डीएनए, उसी का आरएनए यूटिलाइज करते हैं, उसी की सेल मशीनरी यूटिलाइज करके जो होते हैं ग्रो करते हैं। तो वायरस के बारे में स्टेटमेंट गलत था। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया से हमें अलग अलग तरीके की मेडिसिन भी मिलती हैं, तो मेडिसिन बहुत सारी प्रोड्यूस की जाती हैं बैक्टीरिया से, तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोटोजोआ जो होते हैं ऑल्सो स्ट्रिक्टली नॉन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मतलब वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होंगे। आप इसमें देख सकते हैं प्लांट डिजीजेस जो होती हैं वो किस जो सिट्रस कैंकर होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है,
वीट का रस जो है वो फंगस से फैलता है। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी वायरस से फैलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्लास 8 एनसीईआरटी के सवाल है और क्लास 8 एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है, तो आपको पता होना चाहिए सिट्रस कैंकर किससे फैल रही है, बैक्टीरिया से, और जो रस्ट ऑफ द वीट है वो किससे फैल रही है, फंगस से। ओके, येलो वेन मोजैक जो भिंडी की बीमारी है वो फैल रही है वायरस से। सो दिस यू शुड नो सिंस इट हैज बीन डिस्कस्ड इन क्लास 8 एनसीईआरटी। अगला जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड आएगा यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बहुत बड़ा एरिया है जिसमें प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ को भी, प्लांट एनिमल को भी, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स को भी। तो ट्राइबल्स को उठा के वहां से इवैक्यूएट नहीं किया जाता। सेकेंड, रिसेंटली अटैक बाय गौर विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन बाइसन हैपेंड इन कोल्हापुर गौर ऑन द लिस्ट। कोल्हापुर में ये गौर का अटैक होता है और गौर जो है लिस्ट ऑफ वनरेबल एनिमल्स में शामिल है। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड, एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये भी ठीक बात है। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो बताएं इसके अंदर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आसान सवाल है, बस आपको ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना है। ओके, तो आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है वो बिल्कुल सही है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसके अंदर ट्राइबल लोगों को रोम करने का, उनको अपना लाइफस्टाइल जीने का पूरा अधिकार मिलता है। उसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स होती है, ये सब होता है। गौर का अटैक हुआ था रिसेंटली, इंडियन बाइसन बोलते हैं उसको, और इंडियन बाइसन कौन है, वनरेबल एनिमल है। रिसेंट एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं वो वहीं उसी एरिया की स्पीशीज को कहा जाता है। तो इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते, एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं। जब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओनली यहाँ पे लगा हुआ है, तो इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, ये देखिए 4 नंबर वाला स्टेटमेंट गलत है। ये देखिए, ये बाइसन का फोटोग्राफ दिखाया गया। ऐसे जो बफेलो होता है ना, वाइल्ड बफेलो समझ सकते हैं आप इसको, बड़ा सा भैंसा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। मतलब आप देखेंगे इसको जब भी आप किसी सेंचुरी में जाएंगे जहाँ पे बाइसन्स रहते हैं, तो आपको मतलब बहुत बड़ा सा होता है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो इसने अटैक कर दिया था। इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम दिस पीडीएफ। ओके, क्लास 8 एनसीईआरटी का सवाल था। अगला सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लो जी आप। इसमें पहली स्टेटमेंट है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड ओवीपेरस। ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को देते हैं, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबीज आर ग्रोन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, दूसरी स्टेटमेंट है। ओवम इज अ नॉन मोटाइल गैमीट बट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ सीलिया फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। इसमें से देखो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, ये ध्यान रखना। फोर्थ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मोस्टली ऑल ऑफ द हैबिटेट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये पूछ रहा है। एनिमल जो गिव बर्थ टू यंग वंस उनको ओवीपेरस कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज टेस्ट ट्यूब में ग्रो होते हैं। ओवम जो होता है नॉन मेटाइल गमीट है बट इट इज ट्रांसपोर्टेड विद हेल्प ऑफ सिलिया फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मोस्टली ऑल ऑफ द हैबिटेट्स। ओके, ये जो है 4 स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। बताएं इसमें से सही कौन सी है। तो सही जो है स्टेटमेंट नंबर सी है। ओके, ओवम जो होता है नॉन मोटाइल गैमीट है बट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सिलिया के थ्रू फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी से यूट्रस में आता है, सिलियाज उसमें लगे होते हैं। तो ओवीपेरस जो एनिमल होते हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करते। जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसको वीवीपेरस कहते हैं, वीवीपेरस। ओवीपेरस मतलब आप समझ लीजिए ओवम से शुरू होता है, ओवम का मतलब एग होता है, तो ओवीपेरस जो होते हैं एग्स लेइंग एनिमल्स को कहा जाता है, राइट। वीवीपेरस जो होते हैं वो गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये उनके जैसे कि मैमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को देते हैं, उनके एग्स नहीं प्रोड्यूस होते। तो ओवीपेरस में कौन आएंगे, जैसे कि बर्ड्स आ गए, सारे के सारे स्नेक्स आ गए जिनके जो एग्स देते हैं, फिर एग क्रोकोडाइल आ गया, उसमें एग में से बच्चा बाहर आता है, राइट। ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप पढ़ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते हैं, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ग्रो होते हैं, इसलिए थोड़ी ना उनको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में दोबारा, वहीं पे ग्रो होते हैं।
थर्ड है ओवम जो होता है नॉन मेटाइल गमीट है, राइट। तो ओवम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ओवम, तो यहाँ से क्या होगा, वो पूरा यहाँ से जाएगा यूट्रस वाली जगह पे। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फ्रॉग्स एंड फिश वेयर स्पर्म्स आर रिलीज डायरेक्टली ऑन द लेड एग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, बॉडी के अंदर नहीं हो रही। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। बाकी के जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। तो ये जो है आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सवाल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मोस्टली, बट ठीक है हम उसकी साइंस भी पढ़ते हैं तो उसकी साइंस से भी रिलेटेड है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लो। तो पहला स्टेटमेंट है एल नीनो इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट। जो वार्म इक्वेटोरियल करंट होता है उसकी एक्सटेंशन है एल नीनो। एल नीनो का मतलब है चाइल्ड क्राइस्ट। एल नीनो इज अ करंट, सी स्टेटमेंट है ये, चाइल्ड क्राइस्ट यहां तक है बी। सी स्टेटमेंट है एल नीनो इज अ करंट दैट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस इन डिसम्बर। एल नीनो इज यूज्ड इन इंडिया फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मॉनसूनल रेनफॉल। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, एमपीपीसीएस ने पूछा था ये सवाल। तो एल नीनो जो है एक्सटेंशन होता है नियर एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एल नीनो का मतलब है चाइल्ड क्राइस्ट। थर्ड, एल नीनो इज अ करंट दैट अपीयर्स अराउंड दिसंबर के आसपास आता है। एल नीनो इज यूज्ड इन इंडिया फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मॉनसूनल रेनफॉल। बताएं। तो इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ओके। तो सबके सब स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक होगा ये, अलग से मुझे 40 मिनट्स चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट, ताकि मैं आपको बेसिक्स के साथ एल नीनो पढ़ा पाऊँ। तो ठीक है, एल नीनो आई विल टीच यू इन डिटेल, मॉनसून, एल नीनो का क्लाइमेटिक फैक्टर वो मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाऊंगी, ओके। रेस्ट ऑफ यू आप जो है पीडीएफ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, राइट। नेक्स्ट जो सवाल है वो भी एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया कि कार्निवोरस जो होते हैं व्हेन कंपेयर टू हर्बिवोरस, तो क्या होता है, हैव पॉइंटेड टीथ। कार्निवोरस के हैव पॉइंटेड टीथ और शॉर्टर इंटेस्टाइन। विच ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सी है, ए है, बी है, दोनों गलत है, बताएं। पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये तो आप समझ गए कि कार्निवोरस के पॉइंटेड टीथ तो होते हैं। अब उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है क्या बड़ी होती है, ये बताओ आप। इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, मैंने आपको एनसीईआरटी में ये बताई थी बात, जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कौन से हर्बीवोरस या कार्निवोरस में से किसकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है, हमने उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था इस तरीके से, राइट। बताएं सही जवाब। तो इसका सही जवाब दोनों ही ठीक है। कार्निवोरस जो होते हैं लॉन्ग शार्प टीथ होंगे, जिससे कि क्या होंगे, ताकि वो फ्लैश जो होता है उसको कट कर पाए, राइट, मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट पाए। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके टीथ फ्लैट होते हैं ताकि वो अपनी घास को चबा चबा के खा पाए, राइट। दोनों में ये फर्क है। तो कार्निवोरस की जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्यों, बिकॉज कार्निवोरस ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड कंपेयर टू हर्बीवोरस एंड इट इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच आर रिलेटिवली इजी टू डाइजेस्ट कंपेयर टू प्लांट मटीरियल। प्लांट वाले जो प्लांट्स खाते हैं ना, वो सेलुलोज होता है उसके अंदर, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में उसको पूरा ग्राइंड कर करके तब डाइजेस्ट होता है। 2-2 बार वो डाइजेस्ट करते हैं उसको। आपने देखा था ना, हमने जो कैटल थे उसके स्टमक का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। लेकिन कार्निवोरस के केस में क्या होता है, हर्बीवोरस के केस में मैंने बताया था। अब कार्निवोरस के केस में क्या होता है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, मतलब तो उनको थोड़ा ही खाना पड़ता है, हाई एनर्जी फूड है, तो इसलिए उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। सिंपल सा लॉजिक है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। जो कॉटन की टेक्सटाइल मिल्स होती हैं उसके अंदर ये एक्टिविटी नहीं होती है, एनसीईआरटी का सवाल है। स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डिजाइनिंग होती है, गिनिंग होती है। बताएं कौन सी एक्टिविटी कॉटन टेक्सटाइल में नहीं होती, किसी और टेक्सटाइल में होगी। स्पिनिंग, वीविंग, डिजाइनिंग, गिनिंग, मिल्स के अंदर जो नहीं हो रही है। बताएं, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, दिमाग लगाओ, क्या इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है गिनिंग। गिनिंग जो होती है सीड्स को अलग निकालते हैं कॉटन में से। कॉटन के जो बॉल्स आती हैं, अगर आपने कॉटन का प्लांट देखा है तो उसके फ्लावर के बीच में से निकलती है कॉटन, तो उसके बीच में सीड्स होते हैं, तो सीड्स को अलग अलग किया जाता है। अब आप याद करिए, जब हम अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, जो मैं हिस्ट्री की क्लास में, तभी भी आप देखिएगा कि जो कॉटन की प्लांटेशन के लिए जो अंग्रेज थे वो चूज किसको किया करते थे, छोटे बच्चों को। क्यों करते थे छोटे बच्चों को चूज, क्योंकि उनकी उंगलियां छोटी छोटी होती हैं,
वो कॉटन में से सीड्स को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी बड़े अडल्ट को चूज करेंगे तो वो खराब कर देगा कॉटन को, तो वो बच्चों को चूज किया करते थे कॉटन की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो निकालने, सीड्स रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको गिनिंग कहा जाता है। तो गिनिंग जो होता है मिल्स के अंदर नहीं होता, मिल्स के अंदर गिनिंग होके फिर आता है, ठीक है। बाकी की चीजें आप पढ़ लेना, डिजाइनिंग विजाइनिंग सब होता है। आखिरी सवाल है जो इस सेट का आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ सॉल्ट रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडीज परफॉर्म बाय एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है? एड्रीनल ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे सॉल्ट रेगुलेशन का काम करती हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन किडनीज, इन ओवर द किडनीज, ऑपोजिट टू किडनी एंड इन बिटवीन द टू किडनीज, कहाँ पे ये लोकेटेड है? बड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया है। इन द किडनीज नो, ओवर द किडनीज बताइए, ऑपोजिट टू किडनी, इन बिटवीन टू किडनीज कहाँ पर है? अगर आपको याद है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है तो आप झट से बता देंगे। तो इसका जवाब है ओवर द किडनीज। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस 3 हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, 3 तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इसका डायग्राम यस दिया गया, ये देखिए, ये किडनी है और उसके ऊपर जो लगी हुई है वो एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसके बारे में हमने अपनी एनसीईआरटी वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करती है, लोअर ब्लड प्रेशर करने के काम आती है। तो विदाउट एल्डोस्टेरोन द किडनीज लूजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली वाटर लीडिंग टू सिवियर डिहाइड्रेशन। तो एल्डोस्टेरोन जो सिक्रीट हो रहा है वो हमारे काम आता है वाटर रेगुलेशन। तो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं किडनीज के ऊपर लोकेटेड हैं। सो दैट्स इट, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपने देखा होगा एनसीईआरटी से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। आपको ये सीरीज सॉल्व करके मेरे साथ समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। मोस्टली मेरे जो सवाल हैं वो या तो एनसीईआरटी से हैं या कुछ पुराने सवाल हैं जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, वो इसलिए ताकि आप समझ पाएं कि वो सवाल भी अल्टीमेटली एनसीईआरटी से आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।